हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की वायु। एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके हम चैप्टर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने पीछे कर चुके हैं। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, एयर की। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर से जो वायु है वो घनी चादरों से घिरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर जो वायु है वो क्या है, घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। जो हमारा वायुमंडल है वो किस काम आता है, वो हमारे को सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। एवं सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है, सूर्य से जो पृथ्वी पर जो हानिकारक किरणें आती है उनसे हमारे क्या करता है, रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक कंबल की भांति कार्य करता है। जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के लिए एक कंबल की तरह किस प्रकार से कार्य करता है, यह जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो इसे न तो ज्यादा गर्म होने देता और न ही अधिक ठंडा होने देता। जो सूर्य का प्रकाश है जब पृथ्वी पर पड़ता है तो उसे न तो ज्यादा गर्म होने देता न अधिक ठंडा होने देता। उसका जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, सामान्य टेम्परेचर रखता है। कौन? हमारा वायुमंडल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वायुमंडल के अंदर कितने प्रकार की गैसें होती है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो गैस है वो वायुमंडल में 78% तथा जो ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 21% पाई जाती है। ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना हुआ है। अन्य सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी क्या होते हैं, हमारी वायुमंडल में मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसे हम क्या कर देते हैं, वापस बाहर निकाल देते हैं। परंतु जो पौधे हैं, पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो हमारे पौधे हैं उनको भी क्या होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पौधे हैं वो वायुमंडल से सीधी नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते। और मृदा तथा कुछ पौधों की जो जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं और जिससे पौधे इसका क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। सीधा वायुमंडल से जो पौधे हैं वो वायुमंडल से सीधा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते। जो कुछ पौधों की जो जड़ें हैं वो जीवाणु है वो क्या करते हैं, इन को स्वरूप बदल कर क्या करते हैं, इस चीज का नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। पहले भी आपको डायग्राम दिखाई दिया था कि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायु से क्या करते हैं, मनुष्य और जो पशु है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश के संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हरे पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हमारे हरे पौधे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें बदले में कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जो मनुष्य हैं और जो जितने भी पशु हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद में पुनः वापस कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस की क्या होती है, बराबर होती है, जिससे क्या होता है, ये संतुलन बना रहता है।
कि जो पौधे हैं और जो मनुष्य और जंतु हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलन बना के चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाकर तो चलते हैं, लेकिन क्या होता है, परंतु यह संतुलन आज के वर्तमान के समय में क्या हुआ, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो इससे क्या हुआ, जब आधुनिक युग में कोयले का और खनिज तेलों का, जैसे पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन जिसे हम केरोसिन के नाम से जानते हैं, डीजल हो गया, इनके प्रयोग से क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस गैस की क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी, और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो मौसम है उसमें क्या होने लगे, उसकी जलवायु क्या होने लगी, प्रभावित होने लगी। कैसे होने लगी आगे हम देखते हैं। अब आपको एक दिखाई दे रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर क्या करती है, रोक कर रखती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी पर क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान में इसी वृद्धि के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेशों में जो जमी हुई बर्फ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघलने लग रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो समुद्र का जल है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आ रही है, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं उनमें क्या हो रही है, बाढ़ आ जाती है। क्यों, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या हो रहा है, उससे जो हिमालय क्षेत्र में जमी हुई बर्फ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, पिघल कर पानी का रूप ले रही है, और वह पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। समुद्र में जाने के कारण क्या हो रहा है, जो समुद्र के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या हो रहा है, जल स्तर तटीय क्षेत्रों से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, जिससे वहां पर क्या आ रही है, बाढ़ की संभावना अधिक हो रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है, जिन्हें हम पृथ्वी की सतह से ही आरंभ होती है। आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो सबसे पहले बात करते हैं शोभ मंडल की, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 13 किलोमीटर है। और हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग जितनी भी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा पड़ता है, ओलावर्षण होता है, इसी परत के अंदर होती है। जितनी भी ये मौसम संबंधित घटनाएं होती है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एरिया, इस एरिया में क्या हो रही है, इस एरिया में ये सभी घटनाएं हो रही है, और जिसे हम शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे समताप मंडल की, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर या शोभ मंडल के ऊपरी भाग को समताप मंडल भी कहा जाता है। ये जिसे हम समताप मंडल, शोभ मंडल के ऊपरी भाग को किस नाम से जानते हैं, हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और यह परत बादल, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या होती है, मुक्त होती है। यहाँ पर कोई बादल नहीं होते, किसी प्रकार के मौसम में परिवर्तन की स्थिति नहीं होती, और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदेश होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज है वो किस परत में उड़ते हैं, वो समताप मंडल की परत में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की मौसम संबंधी घटना होती है, ना ही यहाँ पर वर्षा होती है, ना ही कोई आंधी तूफान आते हैं। तो इसलिए जो हमारे विमान है वो कहाँ पर उड़ते हैं, वो विमान हमारे
इस समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस की जो परत है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो इस समताप मंडल के अंदर ही पाई जाती है, ओजोन गैस परत। और यह पर सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से क्या करती है, हमारी जो सूर्य से जो हमारी हानिकारक गैसें आती है उससे हमारी क्या करती है, सुरक्षा करती है। और नेक्स्ट बात करते हैं आगे अगली परतों की, मध्य मंडल की। आपके सामने मध्य मंडल दिखाई दे, जिसे मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं हम। मध्य मंडल की बात करते हैं, और यह वायुमंडल की तीसरी परत है, जो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली हुई है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर क्या होते हैं, जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष से क्या होते हैं, जो उल्कापिंड आते हैं, जो अंतरिक्ष से टूटकर कोई भी जो पत्थर वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, जब मध्य मंडल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये आकर यहाँ पर क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं और ये समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाह्य वायुमंडल, जिसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। क्या होता है, जितना हम ज्यादा ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही तापमान क्या हो जाएगा, अधिक तीव्रता से बढ़ना लग जाएगा। इसमें बात करते हैं आयन मंडल की, जिसे लोनोस्फेयर भी कहते हैं। इस परत का एक भाग 80 से 400 किलोमीटर तक हम इस मंडल की बात करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 80 से 400 किलोमीटर। रेडियो संचार के लिए इस परत का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगों में इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है, जितनी भी रेडियो तरंगें वो पृथ्वी से वायुमंडल में जाती है और इस परत से टकराकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। और इसे आयन मंडल परत का एक भाग है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे आज के अंतिम मंडल की, जो वायुमंडल का है, जो जिसे हम बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। जो वायु की जो पतली परत होती है उसे किस नाम से जानते हैं हम, बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, यही अंतरिक्ष से क्या करती है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनका वजन बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम एवं जलवायु की, वेदर एंड क्लाइमेट की। मौसम किसे कहते हैं, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम क्या कहते हैं, वायुमंडल में प्रत्येक घंटे में दिन प्रतिदिन की जो स्थिति को किस नाम से जानते हैं हम, वायुमंडल में जो प्रत्येक घंटे के दिन प्रतिदिन की स्थिति है उसे मौसम या वेदर के नाम से जानते हैं। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु या क्लाइमेट बताता है। कहने का भावार्थ है कि दीर्घ काल में किसी स्थान का जो औसत मौसम है उस स्थान की क्या बताता है, जलवायु बताता है कि यहाँ पर जलवायु ठंडी है, गर्म है, शीत है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या बताता है, औसत बताता है, जिसे हम जलवायु के नाम से जानते हैं। तापमान की बात करते हैं, जिसे हम टेम्परेचर भी कहते हैं। प्रतिदिन जिस तापमान का हम अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को हम किस नाम से जानते हैं, तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी क्या होता है, जो बदलता रहता है। मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडल का जो तापमान है वो केवल दिन और रात में नहीं होता, कि दिन में ज्यादा तापमान हो जाएगा, सूर्य की गर्मी शुष्क हो जाएगा और रात को शीतल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऋतुओं के अनुसार भी क्या होता है, वायुमंडल में तापमान बदलता रहता है। अब बात करते हैं सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी पर रोक लेती है। सूर्य से आने वाली उन ऊर्जाओं को जो पृथ्वी पर रोक लेती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे आतपन या इंसोलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। आपतन या सूर्य ताप भी इसको कहा जाता है।
किसी भी वस्तु को गर्म और ठंडे होने से जो सूर्य और पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप भी कहते हैं। सूर्य ताप भी कहते हैं। आपतन आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। मैं आपको बता दूं कि जो आपतन मात्रा है, मैं आपको अब डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। यहां पर ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ये है हमारा ध्रुव पृथ्वी का, भूमध्य से ध्रुवों की ओर तापमान क्या होता है उसी प्रकार घटता है। अब आगे बात करें, गांवों की अपेक्षा नगरों का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय में एस्फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने हुए भवन क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, और रात के समय ये क्या करते हैं, उष्मा मुक्त करते हैं। जो सड़कें होती है और जो किससे बनी होती है, एस्फेल्ट से बनी होती है, और जो धातु होते हैं और कंक्रीट से बने जो भवन होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य से पूरे दिन क्या लेते हैं, उष्मा ग्रहण करते हैं, और रात के समय क्या करते हैं, वही उष्मा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जिससे क्या होता है, शहरों का तापमान गांवों की तापमान के समान नहीं होता, वो अधिक हो जाता है, क्योंकि जो सड़कें वगैरह होती है वो क्या करती है, उस उष्मा को मुक्त करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापमान को मापने की मानक इकाई, जिसे हम किससे नामते हैं, डिग्री या सेल्सियस है। इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, एडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जो पानी है वो किस पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है वो क्या होता है, जमने लग जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी का उबलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की, जिसे हम वायु दाब के नाम से जानते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जो वायु है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कि जो वायु है वो क्या कर रही है, वो उच्च दाब के साथ क्या करती है, बल लगाती है। किंतु हम इस बल का अनुभव नहीं करते, क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। जो हमारा वायु दाब है वो क्या होता है, सभी दिशाओं से लगता है। इस प्रकार से इधर से भी लगता है, इधर से भी लगता है, और ऊपर से भी लगता है। तो हमें इस वायु दाब का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है, और हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, और उसी क्या होता है, उल्टा हमारा शरीर क्या करता है, बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु का भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब किस नाम से जानते हैं हम, वायु दाब के नाम से जानते हैं। समुद्री सतह पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक अधिक होता है, और ऊंचाई पे जाने पर यह वायु दाब क्या होता है, घटने लग जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा क्या करता है, प्रभावित होता है। जो वायु का जो दाब होता है वो क्षैतिज वितरण पे जाने के बाद किसी स्थान की उपस्थिति में वायु का ताप क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। जहां पर क्या होता है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र पे क्या होती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यहां निम्न दाब वाले क्षेत्र बनता है। क्या होता है, जब जो वायु है वो जब अधिक तापमान होता है वहां पर क्या होती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसे हम निम्न दाब या बादल युक्त या आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, भारी होती है, और वायु नियमित होकर उच्च दाब वाले क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जब उच्च दाब लगता है तो इसका कारण क्या होता है, दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हो जाता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु क्या करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ क्या करती है, चलती है, जिसे हम गमन करना भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वायु चक्र की। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन वायु भारी होती है, इसलिए हमें इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों के भरने के लिए वहां आ जाती है, और इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। क्या होता है,
जब गर्म वायु होती है तो फैलती है और हल्की वायु होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। और ठंडी वायु संघन एवं भारी हो जाती है, इसलिए हम इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। और गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु जहां पर क्या होती है, रिक्त स्थानों में भरने के लिए वहां आ जाती है और इस प्रकार से वायु चक्र क्या होता है, चलता रहता है। ये देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो गर्म वायु वो क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, और जो ठंडी वायु वो क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे पवनों की, जिसे हम वाइंड भी कहते हैं। आपको डायग्राम में दिखाया गया है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर वायु की गति करने को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः विभाजित किया जा सकता है, जिसके 3 प्रकार है, स्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने होती है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, जिन्हें हम स्थायी पवने कहते हैं। मौसमी पवने वे पवने जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत की मानसून पवने क्या होती है, दिशा बदलती रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसमी पवने कहते हैं। स्थानीय पवने वे पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थल या समुद्री समीर के नाम से भी जानते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को हम किस नाम से जानते हैं, भारत के जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर जो चलती है पवने, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हम रेगिस्तान में चलती है, जिन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। अत्यधिक राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिमी इलाका, वहां पर ऐसी वायु चलती है जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं आर्द्रता की, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। वायु के अंदर जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसे किस नाम से जानते हैं, आर्द्रता कहते हैं। और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन या ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। जब आपने देखा होगा कि आर्द्र दिन में क्या होता है, कपड़े सूखने में, बारिश के बाद में जो मौसम होता है उसमें क्या होता है, कपड़े सूखने में बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? और हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो भी नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। आकाश में उड़ते हुए जो जेट हवाई जहाज होते हैं उनके पीछे एक सफेद पक्ष चिन्ह छोड़ते हैं। इसके इंजनों से निकली नमी भी क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, आर्द्रता होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठते हैं तो ये ठंडा होने शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की क्या बनाता है, बूंदे बनाता है। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि देखो जो जलवाष्प है वो क्या हुआ, ऊपर उठकर क्या किया इसने, जलवाष्प ऊपर उठकर इन्होंने क्या बनाए, बादल बनाए। और ये बादल जब क्या हो गए, ठंडे हो गए, तो ये इन्होंने बूंदों का परिवर्तन ले लिया और तब ये वर्षण के रूप में क्या होती है, ये बूंदों के रूप में क्या होती है, नीचे बरसती रहती है। और इसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो भूमि का जल होता है उसी से क्या होता है, वर्षा जल ही प्राप्त होता है। वर्षण के दूसरे रूप में हम जिसे हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है, जब अधिक मात्रा में जल ठंडा हो जाता है तो क्या होता है, जम जाता है और जमने के बाद में क्या होता है, ओलों के रूप में वर्षा होती है, जिसे हम ओलावृष्टि भी के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेसन था थोड़ा लेंथी बन गया था, क्योंकि लेंथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। अगर आप एग्जाम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए ये जो नोट्स है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन नोट्सों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां हमारे को मैसेज करके आप
इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।